हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो बीए द्वितीय वर्ष बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी जो है पॉलिटिकल साइंस डीएससी वन जिन्होंने ऑप्ट किया है या मेजर के रूप में जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को चूज़ किया है उनको स्किल एनहांसमेंट के रूप में जो है विषय पढ़ने पड़ते हैं। तो जो स्किल एनहांसमेंट की बुक है बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के छात्रों को, वो है बुक पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च। तो इस पुस्तक में बुक पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च जो स्किल एनहांसमेंट की पुस्तक है, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे जनमत के बारे में। पब्लिक ओपिनियन क्या होती है, लोकमत क्या होता है, जनमत का क्या अर्थ है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स भी ज़रूर अवेलेबल होंगे। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन के जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट वन टॉपिक वन पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो है आगे के जितने भी लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड होंगे मेरे, वो आपको जो है उनकी नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए। तो पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च जो पुस्तक है उसमें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे पब्लिक ओपिनियन कि जनमत क्या है और जनमत जो है क्यों आवश्यक है। एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली हो, चाहे चाहे वो अधिनायकवादी शासन प्रणाली हो, चाहे वो तानाशाही शासन प्रणाली हो, चाहे किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो, प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणाली में जनमत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और खासकर जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है जहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर जो है संसद में भेजते हैं, उन प्रकार की संसदीय शासन प्रणालियों में, लोकतंत्रीय शासन प्रणालियों में जनमत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों का मत बहुत भूमिका निभाता है, पब्लिक ओपिनियन बहुत भूमिका निभाती है नीतियों के निर्माण में और समाज के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में। जो लोकमत है, जो जनमत है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पब्लिक ओपिनियन जनमत। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, लोकमत क्या होता है, जनमत क्या होता है। साधारण शब्दों में हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि जनमत का क्या अर्थ है। लोकमत, लोगों के मत को, लोगों के विचार को हम लोकमत कहते हैं। जनमत, यदि हम इन दो शब्दों को अलग अलग करें तो जन लोग होते हैं और लोगों का विचार होता है। ठीक है, तो जनमत का अर्थ हुआ लोगों के विचार से। लेकिन लोगों का कैसा विचार, किस संदर्भ में यह विचार होगा, इसको हम यह जानने की प्रयास करेंगे। तो जनमत का अर्थ कहते हैं कि समाज को प्रभावित करने वाले विषयों के संबंध में व्यक्तियों के विचारों के समूह को साधारणतया जनमत कहा जाता है। समाज को जो विषय प्रभावित करते हैं, लोगों को जो विषय प्रभावित करते हैं, उदाहरण के लिए सरकार की नीतियां लोगों को ज़रूर प्रभावित करती है। सरकार जो भी नीति बनाती है तो उन नीतियों द्वारा जो है वो नीतियां समाज के लोगों को बनाई जाती है, उनके द्वारा जो है लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो वो प्रत्येक प्रकार की नीतियाँ वो लोगों को प्रभावित करती है। और जब जो है लोग उन विषयों के बारे में, सरकार की उन नीतियों के बारे में अपने विचार रखते हैं कि क्या यह कानून सही है उनके लिए, क्या यह कानून गलत है, क्या सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय उनके जो है पक्ष में है, क्या सरकार द्वारा लिया गया यह एक्शन उनके फेवर में है। जब लोग इस बारे में बात करते हैं, अपना विचार रखते हैं, उसे जो है जनमत कहा जाता है। वर्तमान समय की लोकतंत्रीय प्रणाली में चाहे सरकार का कोई भी रूप हो, लोकतंत्रीय प्रणाली की कुशलतापूर्वक संचालन के लिए जनमत अति आवश्यक होता है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को यदि बहुत
अधिक अच्छे से चलाना है, कुशलतापूर्वक उसको चलाना है, तो उसमें लोगों की जो राय है कि लोग जो है सरकार की नीतियों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रख रहे हैं, क्या वो सरकार की नीतियों से संतुष्ट है, क्या वो सरकार के कार्यों से संतुष्ट है। तो उसके लिए लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जनमत का होना बहुत आवश्यक है। चाहे सरकार का कोई भी रूप हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, राजतंत्र है राजाओं का शासन, चाहे वो तानाशाही हो अर्थात एक व्यक्ति या व्यक्तियों समूह का शासन हो, या राजतंत्र हो या अधिनायक तंत्र हो, चाहे वो फांसीवाद हो, चाहे वो नाजीवाद का तंत्र हो। तो प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणाली में जनमत की आवश्यकता नीतियों में बदलाव के लिए जो है ज़रूर पड़ती है, और जनमत की आवश्यकता जो है नीतियों में बदलाव, कानूनों में बदलाव के लिए भी पड़ सकती है। तो साधारण शब्दों में जनमत का क्या अर्थ हुआ? साधारण शब्दों में सामाजिक विषयों के संबंध में जनता की राय जनमत कहलाती है। साधारण विषयों में लोगों की सामाजिक विषयों के संबंध में जो राय है, फिर से कह रहा हूँ, सामाजिक विषयों के संबंध में अर्थात समाज को प्रभावित करने वाली, समाज के लोगों को प्रभावित करने वाली जो नीतियाँ हैं सरकार की, और जो अन्य विषय है, चाहे वो रोजगारी है, चाहे वो पावर्टी है, चाहे वो भुखमरी है, चाहे वो गरीबी है, ये विषय समाज को प्रभावित करते हैं। चाहे वो आतंकवाद है, चाहे वो संस्कृति है, इनसे निपटने के लिए सरकार किस प्रकार की नीतियाँ बनाती है, तो उनके संबंध में, उनके संदर्भ में लोगों के विचार को, लोगों के मत को जनमत कहा जाता है। जनमत शब्द दो शब्दों से बना है। यह दो शब्दों का संधि विच्छेद है। जन जमा मत। जन का अर्थ होता है लोग और मत का अर्थ होता है विचार। तो इस प्रकार जनमत का अर्थ क्या हुआ? इस प्रकार जनमत का अर्थ लोगों के ऐसे विचार से हैं जो संपूर्ण समाज की भलाई के लिए, जो संपूर्ण समाज के वेलफेयर के लिए जो विचार हो, जो जनमत हो, उसे ही जनमत कहा जाता है। तो साधारण शब्दों में जनमत क्या हुआ? जो विचार, जो जनमत, चाहे वो लोगों का कम समूह ही क्यों ना हो, अगर उनका विचार जो है संपूर्ण समाज की भलाई का है, उसको हम जनमत कहेंगे। लेकिन यदि लोग बहुमत में हैं, लेकिन उनका विचार जो है वो संपूर्ण समाज की भलाई का नहीं है, वह किसी एक वर्ग के स्वार्थ के लिए छिपा हुआ है, तो उसे हम जनमत नहीं कहेंगे। तो यह विचार जो है सामाजिक विषयों से प्रभावित तथा अभिव्यक्त होता है। तो जो जनमत है यह सामाजिक विषयों से अभिव्यक्त होता है तथा जो है अभिव्यक्ति के साथ साथ यह प्रभावित होता है। तो साधारण शब्दों में जनमत जो है लोगों का विचार है। साधारण विषयों के बारे में जब लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उसे जनमत कहा जाता है। और जनमत चाहे लोगों का कम समूह ही क्यों ना हो, लेकिन उनका जो विचार है अगर वह समाज की भलाई के लिए है तो उसे जनमत कहा जाएगा। लेकिन यदि बहुमत में लोग हैं, लेकिन उनके द्वारा जो विचार दिया जा रहा है, जो नीति बनाई जा रही है, यदि वह जो है सरकार यदि वह जो है संपूर्ण समाज की भलाई के लिए है, तो उसे हम जो है बहुमत नहीं कहेंगे, क्योंकि वह संपूर्ण समाज की भलाई के लिए नहीं है। यद्यपि वो लोग बहुमत में हैं, लेकिन उनके द्वारा जो विचार दिया गया है वह समाज के सभी वर्गों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, यदि लोग अल्प मत में हैं, लेकिन उनके द्वारा इनिशिएट किया गया विचार संपूर्ण समाज की भलाई का है, तो उसको भी हम जनमत कहेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं जनमत की परिभाषा। तो जनमत की परिभाषा दो विद्वानों द्वारा दी गई है, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार और जो है कैरोल के अनुसार। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं समाज को प्रभावित करने वाले विचारों के समूह को पराय जनमत लोकमत कहा जाता है। समाज को प्रभावित करने वाले विचारों के समूह को, समाज को प्रभावित करने वाले विचारों के समूह को लोकमत कहा जाता है। ये लॉर्ड ब्राइस के अनुसार डेफिनेशन है कि यदि समाज को प्रभावित करने वाले जो विचार का समूह है, अर्थात चाहे वो विचारों का समूह कम हो, लेकिन वह समाज को प्रभावित करता है, उसको जनमत कहा जाता है। कैरोल के अनुसार
प्राय जनसाधारण की संयुक्त प्रतिक्रियाओं को जनमत कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि जो है प्राय जो है जनसाधारण की संयुक्त प्रतिक्रियाओं को जनमत कहा जाता है कैरोल के अनुसार। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि जनमत के मुख्य लक्षण क्या है, जनमत की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या है। चलिए, पहली जो विशेषता है जनमत की वो लोकमत, जनमत तर्कपूर्ण होता है। ये विशेषताएं हैं जनमत की, इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जनमत के मुख्य लक्षण अथवा विशेषताएं क्या क्या है। तो जो पहली विशेषता है जनमत की या लोकमत की, यदि आप जनमत कहेंगे यदि आप लोकमत कहेंगे तो बात एक ही है। जनमत का पहला लक्षण या विशेषता यह है कि यह तर्कपूर्ण होता है। अब इसका क्या अर्थ है कि यह तर्कपूर्ण होता है, अर्थात यह लॉजिक पर बेस्ड होता है, यह तर्क पर बेस्ड होता है। अर्थात जो भी कोई निर्णय जो है लोगों का अल्प समूह लेगा या लोगों के बहुमत समूह लेगा, वह निर्णय तर्क पर आधारित होगा, वह इस प्रकार के विचार पर आधारित होगा कि उसका उद्देश्य संपूर्ण समाज की भलाई होगा। इसमें बहुमत या सर्वसहमति हो यह आवश्यक नहीं है। जनमत के लिए बहुमत हो या सभी लोगों की सहमति हो यह आवश्यक नहीं है। यदि लोगों का समूह जो है वह बहुमत में नहीं है, सभी लोगों की सहमति नहीं है, कम लोगों का समूह है, उनका विचार जो है सामाजिक भलाई का है, उसको भी हम जनमत कहेंगे। यद्यपि अल्पसंख्या में लोगों का कोई विचार यदि सामाजिक भलाई का है तो वह वास्तविक रूप में जनमत कहलाएगा। तो बार बार कह रहा हूँ, यदि लोगों का समूह अल्पसंख्या में भी है, यदि वो अल्पसंख्या में भी, तो उनका जो विचार है वो लोकमत कहलाएगा, वो जनमत कहलाएगा। दूसरी जो विशेषता है जनमत की वो है यह सीमित नहीं अपितु सार्वभौमिक है। तो लोकमत सीमित नहीं होता है, लिमिटेड नहीं होता है, यह यूनिवर्सल होता है, यह प्रत्येक समाजों में पाया जाता है, प्रत्येक राज्यों में पाया जाता है और प्रत्येक वर्ग में पाया जाता है। तो यह भी जनमत की दूसरी मुख्य विशेषता है कि जनमत जो है सीमित नहीं होता है, यह किसी विशेष भाग या विशेष समुदाय तक सीमित नहीं होता। अर्थात अपितु इसका उद्देश्य विभिन्न भागों, विभिन्न प्रांतों आदि से संबंधित लोगों का कल्याण करना होना चाहिए। अर्थात जनमत जो है लोगों का जो विचार है, ठीक है, उसका जो है उसका संदर्भ किसी एक वर्ग से नहीं है, किसी एक जाति से नहीं है, बल्कि वह विचार ऐसा विचार होना चाहिए जो सभी वर्गों, सभी समुदायों, सभी प्रांतों आदि के कल्याण की बात करे। यदि कोई ऐसा विचार होगा, वह अल्पसंख्या में भी लोगों का विचार होगा, लोगों का मत होगा, तो वह विचार वह लोकमत कहलाएगा, वह जनमत कहलाएगा। तो जनमत सीमित नहीं होता है, अपितु यह सार्वभौमिक होता है। अर्थात यह सभी वर्गों से, सभी समुदायों से जुड़ा होता है। और सीमित का अर्थ यह है कि यह किसी एक वर्ग से सीमित नहीं होता, यह किसी एक जाति से सीमित नहीं होता। तीसरा जो पॉइंट है वो है यह केवल राजनीतिक समस्याओं तक सीमित नहीं होता। तो जो जनमत है, जो लोगों का विचार है साधारण विषयों पर, समाज को प्रभावित करने वाले विषयों पर जो लोगों का विचार है, यह केवल राजनीतिक समस्याओं तक सीमित नहीं है। अब राजनीतिक समस्याएं क्या हैं हमारे समाज में? हमारे समाज की राजनीतिक समस्याएं हैं कि सरकार कानून अच्छे से नहीं बना पा रही है। संसद में जो कानून बनने चाहिए वो प्रभावशाली कानून नहीं बन रहे हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, इसके अलावा जो है समाज में विभिन्न प्रकार की जो है सामाजिक बुराइयां हैं, ये सभी की सभी राजनीतिक समस्याएं हैं। तो जनमत केवल राजनीतिक समस्याओं तक या राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं होता कि ये सरकार किस प्रकार की नीतियां अपना रही है, ऑपोजिशन की सरकार किस प्रकार की नीतियां अपना रही है, बल्कि यह राजनीतिक समस्याओं तक सीमित नहीं होता। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसका क्षेत्र बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से, यह जो व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन है उसके प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के प्रति जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति आवश्यक है। अर्थात जनमत में जो व्यक्ति का व्यक्तिगत क्षेत्र है उससे संबंधित जो व्यक्ति की समस्याएं हैं, उनसे संबंधित जो है जो जनमत है, लोगों का मत है, उसकी निर्माण या अभिव्यक्ति जो है करवाता है। किसी भी समाज से सामाजिक बुराइयों को का समाप्त होना उतना ही आवश्यक है जितना कि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए
समाप्त करने के लिए जो है प्रयास करना है। तो यह जो है जनमत की तीसरी विशेषता थी कि यह केवल राजनीतिक समस्याओं तक नहीं होता, बल्कि जनमत द्वारा सामाजिक बुराइयों को भी समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो यह व्यक्तिगत समस्याओं से भी संबंधित होता है, सामाजिक बुराइयों को भी इसके द्वारा जो है खत्म करने का प्रयास किया जाता है। चौथी विशेषता है आम सहमति। लोगों की कंसेंट, लोगों का, सभी लोगों का जो है आम सहमति जनमत में होनी आवश्यक है। अर्थात लोगों का अगर समूह जो है कम जो है संख्या में लोग हैं, लेकिन उनका जो विचार है, उनकी जो आम सहमति है, वो संपूर्ण समाज की भलाई के लिए है, तो उसे हम जनमत का नाम कहेंगे। तो जनमत की यह भी एक विशेषता है कि इसमें आम सहमति होनी चाहिए। आम सहमति का अर्थ क्या है कि जितने भी लोग हैं एटलीस्ट उनमें सहमति होनी चाहिए कि जो वो जो है कानून सरकार से चाहते हैं, चाहे लोग अल्पसंख्या में हों, लेकिन सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे सारे के सारे वर्गों को फ़ायदा हो, जो सभी वर्गों की नीति हो। तो आम सहमति से अभिप्राय क्या है कि सभी लोग एक बात पर सहमत हो, अर्थात सभी लोग एक विषय पर सहमत हो, सभी लोग एक सामाजिक विषय पर सहमत हो। यदि सभी लोग एक बात पर सहमत नहीं होंगे तो अधिक से अधिक लोग उस बात पर सहमत हो, पर वह सामाजिक भलाई की बात होनी चाहिए। देखो, सभी लोग समाज में एक विषय पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी यदि अधिक से अधिक संख्या में लोग उस विषय से सहमत है और उस विषय का, उस नीति का, उस सरकार की नीति का यदि उद्देश्य जो है सामाजिक कल्याण है, सामाजिक भलाई है उस नीति का उद्देश्य, तो वह जनमत कहलाएगा। तो यह जनमत की तीसरी विशेषता होती है कि यह आम सहमति पर आधारित होता है। अगली विशेषता है यह जो है मान्य नैतिक मूल्यों के अनुकूल होता है। जनमत जो है मान्य नैतिक मूल्यों के अनुकूल होता है। प्रत्येक समाज में कुछ जो है मान्य नैतिक स्तर होते हैं, अर्थात प्रत्येक समाज में कुछ एक नैतिकताएं होती है जिन पर वह समाज जो है आधारित होता है। उदाहरण के लिए कि प्रत्येक समाज के अपने जो है जन्म से संबंधित जो है नियम है, मरण से संबंधित नियम है, या इसके अलावा समाज में और अधिक नियम होते हैं जो उस समाज को चला रहे होते, उस संस्कृति को चला रहे थे। तो संसिद्ध जो जनमत है, जनमत इन जो है मान्य नैतिक स्तरों से, जनमत सीधा इन मान्य नैतिक स्तरों के अनुकूल होता है। मान्य नैतिक स्तरों का उल्लंघन जनमत को या मत को जनता का दर्जा नहीं दे सकता, या जनमत का दर्जा नहीं दे सकता। यदि कहीं पर किसी समाज में जो मान्य नैतिक स्तर है उनका उल्लंघन जो है मत को जनमत का दर्जा नहीं दिला सकता। तो यह मान्य नैतिक मूल्य के अनुकूल होता है, यह भी जनमत की एक विशेषता है। ठीक है। अल्पसंख्यकों से स्वीकृत जो जनमत होता है वह अल्पसंख्यकों से, अर्थात ऐसा जो वर्ग है, ऐसा जो जाति है, ऐसा जो समुदाय है जो समाज में जो है अल्प संख्या में है, कम संख्या में है। उदाहरण के लिए भारत में जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ये लोग जो है अल्प संख्या में हैं। तो अल्पसंख्यकों से स्वीकृति मिलना जनमत जनमत के लिए आवश्यक है। अर्थात अल्पसंख्यकों द्वारा स्वीकार किया जाना, लोकमत को अल्पसंख्यकों से स्वीकार किया जाना आवश्यक है। जिस मत के द्वारा अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज किया जाता है उस लोकमत को जनमत नहीं कहा जा सकता। अर्थात जिस जनमत के द्वारा, जिस साधारण विषयों पर लोगों की राय के द्वारा अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उस जनमत को लोकमत नहीं कहा जाता। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकमत क्या होगा, जनमत क्या होगा, चाहे वो लोग जो है अल्पसंख्या में है लेकिन उनका जो विचार है वो जो है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी होना चाहिए और समाज के दूसरे वर्गों के हितों के लिए भी होना चाहिए। तो इसलिए अल्पसंख्यकों से स्वीकृति मिलना जनमत के लिए बहुत आवश्यक है। जनमत निर्माण तथा अभिव्यक्ति के
साधन। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये जनमत निर्माण होता है, अर्थात ये लोगों के मत का निर्माण होता है कि लोग अपना विचार बनाते हैं, लोग अपना जो है एक दृष्टिकोण बनाते हैं सरकार के प्रति, सरकार की नीतियों के प्रति कि सरकार किस प्रकार की नीति बना रही है या सरकार की किसी नीति की वो आलोचना करते हैं। तो ये वो जो निर्माण है तथा वो अभिव्यक्ति किन-किन साधनों से करते हैं, कौन-कौन से साधन ऐसे हैं जो उनकी जो है जनमत का निर्माण करती है और उनकी अभिव्यक्ति के साधन क्या-क्या है उनको हम दर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दृढ़ एवं प्रभावशाली जनमत के निर्माण के लिए राजनीतिक दल, ठीक है, शासक और नेताओं का विशेष दृढ़ जनमत के निर्माण के लिए शासक और नेताओं को विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। इन प्रयत्नों के बिना जो प्रभावशाली जनमत है उसका निर्माण नहीं हो सकता और ना ही उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। तो जनमत निर्माण और इसको अभिव्यक्त करने के लिए जो साधन है उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात किन किन जो है साधनों के द्वारा लोगों के बीच जो है जनमत क्रिएट किया जाता है, जनमत पैदा किया जाता है। और कहते हैं कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दल और शासकों और नेताओं को विशेष भूमिका निभानी चाहिए जो है प्रभावशाली जनमत के निर्माण में। तो पहली जो मेथड है, पहला जो साधन है जनमत के निर्माण का, वो जनसभाएँ हैं। तो जनसभाएँ जनमत निर्माण और अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। प्रत्येक लोकतंत्रीय देश में जो सत्ता दल है, चाहे वो विपक्षी दल है, वो सभाएँ करते हैं, वो जनसभाएँ करते हैं, रैलियाँ करते हैं, अर्थात लोगों के बीच जाकर वो जो है जनसभाएँ करते हैं। राजनीतिक दलों के नेता जो है लोगों को राजनीतिक नीतियों तथा सरकार की नीतियों से अवगत करवाते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी कोई रैली होती है, जब भी सरकार की कोई नई योजना को सरकार ने लागू करना होता, तो जहाँ उनकी रैली होती है तो वहाँ पर वो जो है अपनी नीतियों को बताते हैं, अपने कार्यों को बताते हैं, अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं कि हमने कौन-कौन सी योजनाएँ शुरू की है, हम कौन-सा नया कार्यक्रम चला रहे हैं। तो वो राजनीतिक दल जो है अवगत करवाते हैं लोगों को उन नीतियों से कि सरकार कौन-कौन सी नीतियाँ अपना रही है और उन नीतियों के द्वारा वो लोगों की जो राय है, लोगों का जो जनमत है, लोगों का जो रुझान है, वो अपनी तरफ करना चाहते हैं ताकि लोग जो है अपना जनमत जो है जब जो है वोट होंगे, जब चुनाव होंगे, तो लोग जो है अपने मत का प्रयोग जो है उनके पक्ष में करें और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का वो प्रयास करते हैं। जनसभाएँ जो है अशिक्षित तथा अज्ञानी लोगों के मन में विचार भरने का एक जो है मुख्य साधन है। जो अशिक्षित और जो इलिटरेट और जो अज्ञानी लोग हैं, जो बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, जब वो राजनीतिक सभाओं में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको पता चलता है कि सरकार उनके लिए क्या-क्या नीतियाँ बना रही है। तो उससे वो अपना मत बनाते हैं, उससे वो अपना जनमत बनाते हैं कि हमें किस सरकार के जो है पक्ष में जाकर अपना मत करना चाहिए, अपने मत का दान करना चाहिए, अपने विचार का दान करना चाहिए। तो मत देना भी क्या है, अपने मत का प्रयोग करना भी क्या है, वो भी तो एक विचार ही है कि कौन-सा दल अच्छा कार्य कर रहा है, उसके आधार पर जो है अपना वोट आप कास्ट करते हैं। तो जनसभाएँ जो है जनमत निर्माण और अभिव्यक्ति का प्रथम साधन है। दूसरा है प्रेस और अन्य संचार साधन। प्रेस और अन्य संचार साधन भी जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के साधन हैं। प्रेस का अर्थ यहाँ पर है न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों से या इसके अलावा और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो मैगज़ीन है, चाहे वो पैम्फलेट्स है, तो पत्र-पत्रिकाएँ हैं उनके द्वारा। और इसके अलावा और भी संचार के साधन हैं, चाहे वो सामाजिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, फ़ेसबुक हो, व्हाट्सऐप हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो या इसके अलावा रेडियो हो, तो ये सारे के सारे साधन हैं जनमत के निर्माण के। प्रेस जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण साधन है। प्रेस से अभिप्राय समाचार पत्र है या साप्ताहिक या मासिक जो पत्रिकाएँ हैं, जो मैगज़ीन निकलती है, उनमें सरकार की नीतियों को बताया जाता है। न्यूज़पेपर में आप रोज़ जो है आप समाचार सुनते हैं कि सरकार ये नीति अपना रही है, इसके संदर्भ में सरकार ये नीतियाँ बना रही है, ये कानून नया आया है, इस कानून द्वारा समाज की इस बुराई को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है या ये नया कानून आया है, ये जो है किसानों से संबंधित है, ये बेरोज़गारों से संबंधित है, ये मज़दूरों से संबंधित है। तो अनेक प्रकार की पुस्तकों के द्वारा भी
जनमत को बनाने का प्रयास किया जाता है और इन सभी में दैनिक समाचार पत्र जनमत का सबसे अच्छा उदाहरण है। अर्थात समाचार पत्र लोग पढ़ते हैं तो उसमें सरकार की नीतियों के बारे में वो अपनी राय जो है समझते हैं कि सरकार क्या कर रही है और उसी के आधार पर वो अपना जनमत बनाते हैं, अपना विचार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त टेलीविज़न पर जो है न्यूज़ वो सुनते हैं, दूरभाष यंत्र, इंटरनेट इत्यादि के द्वारा ये सारे के सारे जनमत निर्माण तथा अभिव्यक्ति के साधन हैं और प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। इसलिए जो प्रेस है, जो मीडिया है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन हैं? एक है विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 पिलर ऑलरेडी है लोकतंत्र के। लेकिन जो प्रेस है, मीडिया है, उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसको लोकतंत्र का प्रहरी, पहरेदार भी कहा जाता है। राजनीतिक दल भी जो जनमत निर्माण है या उसकी अभिव्यक्ति के साधन हैं, तो राजनीतिक दल भी जनमत निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक दल देश में प्रेस में आने वाली जो है जो समस्याएं हैं राजनीतिक देश में जो आने वाली समस्याएं हैं राजनीतिक दल जो देश में समस्याएं हैं उन समस्याओं की जानकारी लोगों को देते हैं जिससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। नेता अपने जो चुनावी घोषणा पत्र के द्वारा लोगों के मत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल भी जनमत निर्माण का प्रयास करते हैं, जनमत निर्माण और अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा दिलाते हैं। अर्थात जब वो जनसभाएं करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि इस प्रकार जो है जो वोट दिए जाते हैं या लोगों को जो है समस्याओं का पता चलता है कि भारत देश किन किन समस्याओं से गुजर रहा है, उन समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। और जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है उसमें प्रत्येक राजनीतिक दल जो है अपनी कुछ एक जो काम जो है भविष्य में करना चाहता है उन कार्यों को वह चुनावी घोषणा पत्र में जो है लिखवाते हैं। तो वहाँ से लोगों को पता चलता है कि क्या ये दल जो है भविष्य में कौन कौन से कार्यक्रम या कौन कौन सी योजनाएं कौन कौन सी कार्यक्रम उनके लिए बनाना चाहता है ताकि लोगों का विकास हो। शैक्षणिक संस्थाएं जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो भी जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आधुनिक युग में विभिन्न स्तर की शिक्षा संस्थाएं हैं जो जनमत निर्माण करने में सहायक सिद्ध होती है। तो आधुनिक शिक्षा संस्थाओं में जो ज्ञान दिया जाता है ये संस्थाएं जनमत के निर्माण में तभी जो है एक अच्छा जो बिंदु सिद्ध हो सकती है यदि अध्यापक जो है उच्च कोटि के विद्वान और राजनीतिक प्रभावों से मुक्त जो है स्वामी हो। तो जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं शिक्षण संस्थाओं में जैसे आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो राजनीति विज्ञान में आप समाज की समस्याओं के बारे में जो है उसके बारे में आप लोग जो है जानने का प्रयास करते हैं। उन समस्याओं के बारे में जो है आप लोग जब जानते हैं तो उन समस्याओं से आपको पता चलता है कि समाज की समस्याएं क्या क्या है। तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जैसे आपको जो है नागरिक शास्त्र में आपको पता चलता है कि समाज में पंचायती राज व्यवस्था है, नागरिक दल होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं। तो उस संदर्भ में भी शैक्षणिक संस्थाएं लोगों के जो है जनमत को बनाती है और यदि अध्यापक उच्च कोटि के विद्वान हो तो वो विद्यार्थियों को जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में अवगत करवाते रहते कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है, जहाँ से उन लोगों का जनमत का निर्माण होता है, उन लोगों के विचारों का निर्माण होता है। पांचवा है सामाजिक मीडिया। सोशल मीडिया भी जनमत के निर्माण का एक मुख्य साधन है। तो सोशल मीडिया ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर जीवन में क्रांति लाई है। चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंटरनेट हो, इन मीडिया साधनों द्वारा लोग विभिन्न प्रकार की जानकारी जो है वो प्रदान करते हैं। ये माध्यम लोगों को चाहे वो राजनीतिक समस्याओं से संबंधित हो, आर्थिक समस्याओं से संबंधित हो, तो प्रत्येक प्रकार की जानकारी लोगों को मिलती है जिससे भी लोगों के जो है जनमत का निर्माण होता है। चलचित्र अर्थात सिनेमा, तो सिनेमा भी जनमत निर्माण तथा अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है। अच्छे चलचित्र द्वारा अर्थात अगर सिनेमा अच्छी होगी, अगर मूवीज़ अच्छी होगी तो उनके द्वारा भी सामाजिक बुराइयों और राजनीतिक बुराइयों के विषय में जनसाधारण को जो है उनको सतर्क किया जा सकता है, जनसाधारण को सतर्क किया जा सकता है, अवेयर किया जा सकता है उनको। इस प्रकार भी चलचित्र जनमत के निर्माण में जो है भूमिका निभाते हैं।
सातवां है राजनीतिक साहित्य। पॉलिटिकल लिटरेचर भी, राजनीतिक साहित्य भी वर्तमान युग में प्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक साहित्य प्रकाशित किया जाता है और शासक दल अपने दल के साधनों के अतिरिक्त लोक समर्थक के जो सरकारी विभाग द्वारा अत्यधिक साहित्य प्रकाशित तथा साहित्यों को पढ़कर जो है विपक्ष में अपने मत का निर्माण करते हैं। तो जो राजनीतिक साहित्य है, लोग जो है विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक साहित्य प्रकाशित करते हैं, तो उनके द्वारा भी वो लोगों के मत को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि हम कह सकते हैं कि जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति में अनेक साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण जो साधन है, अर्थात लोगों के विचार के निर्माण में कि कौन सी नीति अच्छी है और कौन सा विचार समाज के लिए अच्छा है, कौन सा कानून समाज के लिए अच्छा है, इसको जो है निर्माण में बहुत सारी साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जनमत निर्माण की जो महत्वपूर्ण साधनों में मुख्यतः शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सामाजिक मीडिया है, राजनीतिक साहित्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लोकतंत्र की जो सफलता है वो दृढ़ जो स्थिर जनमत है, यदि लोकतंत्र में लोगों का मत, जनमत अगर बहुत दृढ़ हो और बहुत अच्छा हो तो वह लोकतंत्र जो है बहुत समृद्धशाली होता है। उस देश का जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित होती है, उस देश के लोग समृद्ध होते हैं और वहाँ पर जो नीति निर्माण होता है वो बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर सामाजिक बुराइयों का नाश होता है। तो ये था लोकतंत्र में जनमत का महत्व। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोट्स जो अगर आप इस वीडियो लेक्चर के देखना चाहते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।